दोस्तों, खबर नेपाल की है और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि नेपाल में जो राजशाही को पुनः स्थापित करने के लिए एक बड़ा आंदोलन छिड़ पड़ा है, उसमें एक बड़ी अजीब बात यह थी कि नेपाल के राजा के साथ साथ वहां जो पब्लिक सड़कों पर प्रदर्शन कर रही थी, योगी आदित्यनाथ का चित्र भी उनके हाथ में था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो जो राजशाही स्थापित करने के लिए नेपाल में आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन का योगी आदित्यनाथ से संबंध क्या है। मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि आखिरकार नेपाल के लोगों को यह क्या जरूरत आन पड़ी कि वो सड़कों पर उतरे और राजा को फिर से राजशाही में वापसी कराने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। इस वीडियो में मैं आपको वो इतिहास भी बताऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमारे भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी यानी सोनिया गांधी, उनके दखल के बाद नेपाल में चीन की दखलंदाजी बढ़ी और भारत से दूरियां बढ़ गई। किस तरह से नेपाल को समाप्त करने का एक षड्यंत्र भारत की भूमि पर रचा गया, जिसके पीछे कांग्रेस थी। यानी सोनिया गांधी के इशारे पर राजीव गांधी ने वो षड्यंत्र किया, जिसके कारण आज चीन की दखलंदाजी नेपाल में इतनी बढ़ गई कि उसने हिंदू राष्ट्र घोषित एक राष्ट्र को खत्म कर दिया और राजा का पूरा परिवार लगभग समाप्त कर दिया और वहां पर माओवादी विचारधारा की सरकार को बना दिया। अब उसके पीछे का इतिहास क्या है, लेकिन वो ये भी वीडियो में आप जानिए। मैं बताऊंगा आपको कि कैसे जवाहरलाल नेहरू की नफरत उस नेपाल के लिए थी। इंदिरा गांधी को भी किस तरह से वहां अपमान सहना पड़ा, जिसके कारण से कभी भी नेपाल को तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन अब जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है, नरेंद्र मोदी जी जितनी बार भी नेपाल गए हैं, वो पशुपतिनाथ जी के मंदिर गए हैं, विधिवत पूजा की है और आज योगी आदित्यनाथ का इफेक्ट इतना है कि सबको ये उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ ही वो व्यक्ति हैं जो नेपाल में फिर से राजशाही की स्थापना कर सकते हैं। हिंदू राष्ट्र की जहां तक बात है, हिंदू राष्ट्र वो है, लेकिन ठीक उसी तरह जैसा भारत हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि भारत में भी लगभग 80% हिंदू हैं, ऐसे ही नेपाल में भी आज आबादी लगभग 80% हिंदुओं की है। किसी समय में यह आबादी 100% यानी 100% हुआ करती थी, लेकिन आज के कुछ वर्ष पहले जैसा षड्यंत्र नेपाल में हुआ, उसके बाद नेपाल की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए षड्यंत्र के तहत वहां पर अन्य धर्मों के लोगों को बढ़ावा दिया गया। वहां मस्जिदें बना दी गई, वहां चर्चेज बना दी गई और मिशनरियों को और मस्जिदों को बाकायदा वहां खुली छुट्टी दी गई कि वो धर्म का प्रचार कर सकें, धर्मांतरण कर सकें। और उसका एक नतीजा है कि आज वहां अन्य धर्मों के लोग 20% के करीब जा चुके हैं। और यही कारण है कि वहां राजशाही परिवार के समाप्ति का एक षड्यंत्र रचा गया, लेकिन उसमें से एक परिवार का अंग अभी भी बचे हुए हैं और उन्हीं आपको बताएं कि उन्हीं राजा को लेकर के प्रदर्शन चल रहा है। और यहां जो है राजा ज्ञानेंद्र की फोटो के साथ साथ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और वो नारा दे रहे थे कि नारायण हिति खाली करो, हमारे राजा आ रहे हैं। आपको बता दूं, नारायण हिति राजनिवास का नाम है। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास है, इसी तरह से वहां राजा के रहने का महल था वो, जिस पर अब वहां देश के प्रधानमंत्री आज की व्यवस्था के हिसाब से रहते हैं, केपी शर्मा ओली। हालांकि केपी शर्मा ओली का कहना यह है कि नेपाल तो हिंदू राष्ट्र है ही, ये जो मांग वापस हिंदू राष्ट्र की कर रहे हैं ये तो गलत है। ये ठीक इसी तरह से है जैसे भारत में कहा जाता है कि भारत में तो अधिकांश हिंदू ही रहते हैं, तो हिंदू राष्ट्र तो है ही, लेकिन घोषित हिंदू राष्ट्र नहीं है। इसी तरह नेपाल को भी सेकुलर देश घोषित कर दिया गया और सेकुलर की आड़ में, यानी जिस तरह से कहा जाता है भारत के लिए एक शब्द जोड़ दिया गया इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक इसी तरह नेपाल में एक शब्द जोड़ दिया गया सेकुलर सरकार। और वहां हुआ क्या कि कम्युनिस्ट विचारधारा और जैसे भारत में कांग्रेस पार्टी बनी, इस तरह से अपने आप को सेकुलर पार्टी कहने वाली कांग्रेस और वो मिलकर के सरकार चला रहे हैं। कभी कोई आता है, कभी कोई आता है। तो इस वीडियो में मैं पूरे विस्तार से बताऊंगा। वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आप पूरा वीडियो सुनेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि ये जो आंदोलन है इसके पीछे क्या माजरा है, और ये भी समझ में आएगा कि किस तरह से भारत में जो कांग्रेस की सरकारें रही, उन्होंने हिंदुओं से इतनी नफरत करते थे
वो आरएसएस से इतनी नफरत करते थे, सनातनियों से आज भी इतनी नफरत करते हैं कि जहां भी हिंदू नाम आ जाए, ये कांग्रेस के लोग, खासतौर पे गांधी परिवार, उनकी समाप्ति के लिए षड्यंत्र करता है। तो मैं बात शुरू करता हूं नेपाल के इतिहास से। आपको बता दूं कि मामला ये अगर मैं लेऊं तो आप समझिए कि ये जो है राजशाही परिवार का, असल में आपको बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू के समय में आपको बताता हूं, जवाहरलाल नेहरू 2 बार नेपाल गए। एक बार जून 1991 में 2 दिन के लिए गए थे, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर नहीं गए। जबकि नेपाल में कोई भी जाता है, भारत का कोई भी व्यक्ति जाएगा, चाहे वो राजदूत हो चाहे मंत्री हो, एक हमारा धार्मिक केंद्र है और हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से पशुपतिनाथ उसी तरह की मान्यता रखता है और वहां उनके दर्शन करने के बाद ही आपकी यात्रा पूर्ण मानी जाती है। और पशुपतिनाथ जी का आशीर्वाद, इतना महत्व है उसका कि वहां खड़े होकर आपने जो मन्नत मांग ली और जो वहां के पंडित ने आपको बोल वचन दे दिया, यानी आशीर्वाद दे दिया, वो फलीभूत होता ही है। कांग्रेस में पीवी नरसिम्हा राव वहीं के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बने थे, ये इतिहास में दर्ज है। तो जवाहरलाल नेहरू 1951 में 2 दिन की यात्रा में पशुपतिनाथ नहीं गए। उनकी नफरत थी हिंदुओं से, उनकी नफरत थी हिंदू मंदिरों से। इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि वो जून 1959 में 3 दिन की यात्रा पर फिर दोबारा गए। तो वहां जो हमारे राजदूत थे भारत के, उन्होंने कहा देखिए इससे संदेश बहुत गलत जा रहा है कि आप नेपाल में हैं और पशुपतिनाथ जी का आशीर्वाद लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। ये 2 देशों के रिश्तों को भी खराब करता है, तो आप जरूर जाइए। आपको बताऊं कि जब ज्यादा जोर दिया गया तब जवाहरलाल नेहरू पशुपतिनाथ जी के मंदिर गए, प्रांगण में लगभग 1 घंटा रहे, लेकिन उन्होंने पूजा पाठ नहीं की। ये ऐसा पहला व्यक्ति थे जो मंदिर में जाकर वहां पूजा अर्चना नहीं कर रहे हैं। 1 घंटा वहां रहने के बाद ये वापस आ गए, केवल एक फॉर्मेलिटी के तौर पर वहां पर जवाहरलाल नेहरू गए। दूसरा मौका आया भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी के जाने का, लेकिन वहां के पंडितों ने यह कहकर मना कर दिया कि यहां दूसरे धर्मों के लोगों की एंट्री बैन है। दक्षिण के मंदिर हो या ये पशुपतिनाथ जी का, यहाँ रूल है कि यहाँ जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, सनातन को मानने वाले हैं, केवल वही एंट्री करेंगे, वही पूजा पाठ कर सकते हैं। अन्य धर्मों के लोगों की एंट्री बैन है। इंदिरा गांधी को पारसी से विवाह करने के कारण पारसी कहा गया और यह कहा गया कि आप एंट्री नहीं कर सकती क्योंकि आपका धर्म परिवर्तन हो चुका है। एंट्री नहीं हुई। इंदिरा गांधी इसी से खुंदक खाई हुई थी और उसके बाद से नेपाल और भारत की दूरियां बढ़ा दी गई, नेपाल को दूर करने की कोशिश की गई और जो एक रोटी बेटी का संबंध सदियों से चला आ रहा है। आप सोचिए, रामचंद्र जी के जमाने से मां जानकी वो जनकपुर की थी और यह संबंध भारत और नेपाल का रोटी बेटी का संबंध था। इसको तोड़ने का काम इंदिरा गांधी ने शुरुआत की। इसके बाद आपको बताता हूं अगली घटना राजीव गांधी से जुड़ी हुई है। राजीव गांधी वहां जो है शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए, दक्षिण शिखर सम्मेलन था 1987 में, काठमांडू गए। उनके साथ उनकी पत्नी सोनिया गांधी भी थी और सोनिया गांधी ने यह कहा कि मैं मंदिर में पूजा करने जाना चाहती हूं कि मैंने सुना है मंदिर की बहुत मान्यता है और जो पशुपतिनाथ जी के मंदिर में खड़े होकर मन्नत मांगता है वो मन्नत पूरी होती है, तो मुझे भी जाना है। राजीव गांधी ने वहाँ जो राजा थे वीर विक्रम, उनसे कहा कि भाई हमें जाना है और मंदिर में हमको पूजा अर्चना करनी है, लेकिन मंदिर की व्यवस्था वो वहाँ के राजा भी उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। और जैसा मैंने पहले बताया कि कोई अन्य धर्म का व्यक्ति मंदिर में पूजा पाठ के लिए नहीं जा सकता। पंडितों ने ये पूजा पाठ को मना कर दिया, लेकिन जो काम जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया, जो काम इंदिरा गांधी ने नहीं किया, वो काम सोनिया गांधी ने कर दिया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूर्व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो यानी रॉ, भारत की जो गुप्तचर एजेंसी है, उसके डायरेक्टर हैं अमर भूषण। उन्होंने अपनी किताब इनसाइड नेपाल में ये खुलासा किया है कि राजीव गांधी के साथ जब सोनिया गांधी नेपाल में गई थी और उनको मंदिर के पुजारियों ने यह कहकर मना कर दिया कि ये ईसाई है, इसलिए मंदिर में एंट्री नहीं कर सकती, ना हम इनके लिए कोई पूजा पाठ करेंगे। इससे सोनिया गांधी इतनी खफा हो गई कि रॉ के एक एजेंट को बाकायदा मोटी रकम दी गई और उसे कहा गया कि आपको अब नेपाल को समाप्त करना है। और उसके बाद नेपाल पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए और वहां फिर उसके कारण से चीन की दखलंदाजी बढ़ गई और
भारत के प्रतिबंध के कारण नेपाल की मजबूरी हो गई कि वो चीन से सामान खरीदे, तो चीन इस बात के लिए तैयार बैठा ही था, जबकि नेपाल हमेशा से भारत और चीन के बीच एक बफर जोन के रूप में अपना बीच की दीवार बन के खड़ा रहता है। भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण देश है। गोरक्ष ये जुड़ा हुआ है, और इसीलिए आपको बता दूं कि भारत की सेना में गोरक्ष पीठ से जुड़ा हुआ गोरख पैच, भारत की सेना में गोरखा रेजिमेंट है जो भारत की रक्षा में सदैव लगे रहते हैं। लेकिन भारत के इस राजीव गांधी ने इसकी चिंता नहीं की, प्रधानमंत्री ने, और अपनी पत्नी का कहना मानकर वहां एक तरह से चीन के हाथ में नेपाल को सौंप दिया। उसके कारण वहां क्या हुआ, 1988 के बाद ये आप देखें कि जिस तरह से घटनाक्रम बदला, तो नेपाल से चीन की दूरी जो थी, बॉर्डर ही लगता है, वो कम होती चली गई और भारत की दूरी बढ़ती चली गई। समाप्त करने के लिए षड्यंत्र किए गए और नेपाल के अंदर विधर्मियों का प्रवेश, उसकी एंट्री सेकुलर के नाम पर कर दी गई। चर्चों को खुली छुट्टी दी गई और वहां की जो सरकारें थी, वो सरकारों के जरिए ये काम किया गया, क्योंकि वो जो आपको मैं बताना चाहता था कि किस तरह से वहां जो घटना हुई थी 1 जून 2001 को, वहां जो राजा वीरेंद्र विक्रम शाह थे, उनका एक डिनर तय किया हुआ, उनका डिनर होना था, शाही डिनर था, पूरे परिवार को इकट्ठा होकर वे डिनर करना था। 1 जून 2001 को पूरे परिवार को पूरे षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या कर दी गई, और यह हत्या में दीपेंद्र का नाम आया था जो उसी राजसी परिवार के थे। बाद में इन्होंने भी आत्महत्या कर ली, इनको भी गोली लगी थी और कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इनका बेटा पारस, उसका भी नाम इस हत्या में था, लेकिन वो कुछ दिन उस राजसी परिवार में रहे और नेपाल के राजा के रूप में रहे। लेकिन 2006 में ये जो राजा की परंपरा थी ये समाप्त हो गई, और उसके बाद वहाँ पर माओवादी आंदोलन चला, और उसके बाद वहाँ पर एक मिलीजुली सरकार का गठन कर दिया गया। जो नेपाल एकमात्र दुनिया में भारत के बाद हिंदू राष्ट्र बचा था, उसको समाप्त कर दिया गया, और ये कहा गया कि ये अब सेकुलर देश है, ये कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है और सबको मिलजुल कर रहना है, और इसलिए एक सरकार बना दी गई, संविधान बदल दिया गया, और जिस संविधान में राम जी की बात होती थी, जिस संविधान में हनुमान जी की बात होती थी, हिंदुत्व की बात होती थी, वो समाप्त कर दिया गया। हालांकि सरकारें बदली, संविधान बदलने की कोशिश की गई, लेकिन जो नेपाल के लोग हैं उनकी रग रग में हिंदुत्व है, रग रग में सनातन है, और वो उसको स्वीकार नहीं कर पाए। उसके कारण से परंपराएं लगातार चलती रही। हिंदू की जो मान्यताएं हैं उसके अनुसार ही वहां तीज त्योहार होते हैं, आज भी होते हैं। बेशक इस घटना को आपको बता दूं कि 2001 से लेकर आज 24 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस बीच 13 सरकारें आई। इसमें वामपंथियों की भी सरकार आई, कांग्रेस की भी सरकार नेपाल में आई, लेकिन वो नेपाल की परंपराओं को समाप्त नहीं कर पाए। नेपाल में आज भी हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल में जब होता है तो चैत मास में ही वहां 1 सप्ताह की छुट्टी होती है। दशहरा जब होता है तो 1 सप्ताह की छुट्टी होती है। वहां रविवार की छुट्टी नहीं होती है, संडे। वहां सूरज को देवता माना जाता है, उसकी पूजा होती है। शनि को शुपित माना जाता है, तो शनिवार का वहां पर राष्ट्रीय अवकाश, यानी जो सरकारी छुट्टी है वो वीकली ऑफ शनिवार को होता है। हिंदू तीज त्योहार जब भी आते हैं उसको बड़े धूमधाम से सरकार मनाती है और उस पर लंबी छुट्टी होती है। सबसे मुख्य त्योहार वहां का नववर्ष है। और आपको अब मैं बताने वाला हूं कि योगी आदित्यनाथ की फोटो वहां लोग क्यों लहरा रहे थे। जो त्रिभुवन एयरपोर्ट पर आपने देखा कि वहां के राजा के साथ योगी जी की फोटो थी। तो आपको मैं अगर बताऊं नेपाल का इतिहास, तो नेपाल के जो राजसी परिवार है उनके जो गुरु हैं वो है गोरक्ष पीठ। वो जो पीठ है गोरक्ष पीठ गोरखपुर की, जिसमें योगी जी आज पीठाधीश्वर हैं, वो उनके गुरु हैं। यानी नेपाल के राजसी घराने के गुरु हैं गोरक्ष पीठ के वर्तमान गुरु योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ इस परंपरा को आज भी निभाते हैं, और हर साल ये परंपरा नेपाल भी निभाता है कि जब नववर्ष आता है, मकर संक्रांति आती है, और उस संक्रांति पर दोनों अवसर पर, नववर्ष आएगा तब भी और मकर संक्रांति पर तो बाकायदा नेपाल से राजसी परिवार से खिचड़ी का सामग्री यानी चावल और दाल आती है, और पहली खिचड़ी
राजसी परिवार के ही वो नाम से बनाई जाती है। आज भी उस परंपरा को पालन किया जाता है, क्योंकि नेपाल के परिवार वालों का, राजसी परिवार का मानना है कि हमारे गुरु तो गोरक्षपीठ हैं, और इसीलिए वहाँ गोरक्षपीठ की परंपरा है और उनके लिए आज योगी आदित्यनाथ उनके गुरु हैं। और उनकी मान्यता यह है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व की पताका को लहराया है, जिस तरह से आज योगी आदित्यनाथ पूरे देश के अंदर एक कट्टर हिंदूवादी नेता के रूप में उभर रहे हैं, नेपाल को भी लगता है कि योगी आदित्यनाथ ही वो व्यक्ति हैं, उनका आशीर्वाद मिलेगा तो हम जो ये अभियान चला रहे हैं इसमें योगी जी का हमें आशीर्वाद मिलेगा। और उस आशीर्वाद से हमारे राजा जो शापित हैं, वो मैं किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वो हमारे राजा फिर से अपनी जगह को स्थापित कर पाएंगे, यानी फिर से राजसी परिवार जैसे पहले चला करता था और एक हिंदू घोषित राष्ट्र था, वो फिर से हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। सूत्रों की अगर बात माने और जो नियम कायदे की बात अगर मैं करूं, कुछ आर्मी वाले जो नेपाल के हैं उनसे जो बात हुई है, उन्होंने ये बताया कि देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में इस तरह का जो पहले चलता था, कभी 2001 के पहले राजसी परिवार, राजा और उन्हीं की परंपरा, वो तो शायद लौटकर वापस नहीं आएगा, क्योंकि लोकतांत्रिक देश हैं सभी और लोकतंत्र की ही सब जगह मान्यता होती है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वर्तमान में जो राजा हैं वो अब कोई अपनी पार्टी बना सकते हैं, और जब वो राजा ज्ञानेंद्र का जिस तरह से सपोर्ट दिखाई दिया है, लोग जनता साथ में है, तो अब ये दिख रहा है कि अगर वो कोई अपनी राजनीतिक पार्टी बनाते हैं तो निश्चित रूप से नेपाल में उन्हीं की सरकार आएगी, और जब उनकी सरकार आएगी तो जो वहाँ वामपंथियों की दखल है, जो चीन की दखल है, जो वहाँ मस्जिदों के बढ़ते हुए जाल हैं, जो मिशनरियों का काम है, निश्चित रूप से लगाम लगेगी, जैसे योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में लगाई है। और इसीलिए लोग योगी आदित्यनाथ की फोटो को आदर के साथ लेकर जा रहे थे, क्योंकि उनका मानना है नेपाल के लोगों का कि योगी जी ही हमारे गुरु हैं, योगी जी ही हमें आशीर्वाद देंगे तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। और आपको बता दूं, राजा ज्ञानेंद्र जो है वो गोरखपुर में, जो मैंने जैसा बताया आपको कि मकर संक्रांति के कार्यक्रम में वहाँ आते हैं, लगातार आते रहे हैं, तो जब भी आते हैं वो योगी जी का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। और इस बार भी जब आए तो योगी जी लखनऊ में थे, तो उनका आशीर्वाद लेकर के वो परिवार पूरी तरह गया है। इसीलिए अब नेपाल के अंदर एक बयार उठी है, और आपको ये भी बता दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसमें बहुत पहले से काम कर रहा है, और मेरे एक परिचित हैं, मैं नाम शायद उनका लेना उचित नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रचारक हैं, वर्षों से वो वहाँ जमीन पर रहकर काम कर रहे हैं, और उसी का नतीजा आज दिखाई दे रहा है कि लोगों के मन में ये भावना आ गई है कि उनको पुराना नेपाल, अपना नेपाल, अपनी पहचान वापस लानी है। आरएसएस का क्या संबंध है, इसका आइडिया आप इसी से लगाइए कि 1964 में जब गुरु गोलवलकर जी संघ के प्रमुख थे, उस समय नागपुर जो कि मुख्यालय है आरएसएस का, वहाँ कार्यक्रम था मकर संक्रांति का, और उस मकर संक्रांति के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उस समय के राजा महेंद्र को, जो कि नेपाल के राजा थे, गुरु गोलवलकर जी ने निमंत्रण दिया था, और वो वहाँ स्वयंसेवकों को संबोधित करने के लिए आए भी थे। उसी समय उन्होंने तय किया कि हिंदू सेवक संघ वो नेपाल में भी काम करे, और इसलिए नेपाल में भी हिंदुओं की रक्षा के लिए लोगों को आत्मरक्षा के बातें बताएं, संगठित कैसे रहें, इस बात का ज्ञान दें। और तभी से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वहाँ पर हिंदू सेवक संघ, नेपाल सेवक संघ के नाम से वहाँ काम कर रहा है। नेपाल के अंदर अलग अलग विश्व हिंदू परिषद का बहुत काम है, एकल विद्यालय बहुत चलते हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा भारत में हम देखते हैं, उसी तरह से नेपाल में भी अपने सेवा कार्य भी करता है और समाज और देश के कल्याण के भी काम करता है। तो संघ की भी भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। और अब नेपाल के अंदर मेरा ये मानना है कि जब भी चुनाव होंगे तो आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि वहाँ भी राजा जो हैं, वहाँ के राजा ज्ञानेंद्र के साथ साथ अब आप देखेंगे कि हिंदूवादी सरकार ही वहाँ राज करेगी। ये बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। दूसरी तरफ चीन को ये बहुत बड़ा झटका होगा, और हिंदूवादी सरकार का नेपाल में गठन होना ये भारत की सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा एक कदम होगा। भारत की सुरक्षा में जिस तरह से नेपाल की तरफ से दखलंदाजी हमेशा होती है, आपने देखा कि पिछले दिनों किस तरह से नेपाल ने चीन के दबाव में
भारत के एक हिस्से को अपने नक्शे में दर्ज कर लिया था। ये चीन चाहता है कि भारत और नेपाल के संबंध खराब हों, लेकिन ये हो नहीं सकते क्योंकि नेपाल का हर बंदा, मैं आपको बताता हूँ, मेरी माताजी का गोत्र कौशिक है और मैं नेपाल में, मेरे बहुत सारे परिचित मित्र हैं, मैं जाता हूँ लगातार, उन परिवारों में रुकता हूँ और वो जब परिवारों में जाता हूँ तो वो कहते हैं कि हमारा गोत्र, तुम्हारी माँ का गोत्र कौशिक है, हमारा गोत्र कौशिक है, तो तुम हमारे मतलब परिवार के हुए। मेरे को ऐसा भी ट्रीट करते हैं जैसे मामा का लड़का आ गया, मैं मामा के घर आ गया हूँ। तो इतना प्रेम मिलता है वहाँ, सब हमारे गोत्र मिलते हैं, शादी विवाह खूब होती है। और हमारे देश में, जैसा मैंने कहा कि गोरखा रेजिमेंट भारत में है, भारत सरकार का आज भी मानना है कि गोरखा जहाँ खड़ा है तो वो पूरी ईमानदारी से अपनी जान चली जाएगी, लेकिन वो पोस्ट को नहीं छोड़ेगा, ये केवल गोरखा कर सकता है। ये भरोसा है, ये संबंध है और ये संबंध अब वापस स्थापित होने का समय है। कांग्रेस ने नेपाल को बर्बाद करने के लिए, कांग्रेस ने नेपाल के साथ षड्यंत्र करके उसको चीन को सौंपने के लिए जो षड्यंत्र किए थे, अब उसके खुलासे का समय है और अब वापस से नेपाल अपनी पुरानी पहचान को स्थापित करने के लिए नेपाल वासी पूरी तरह जागृत हो चुके हैं। आपकी इस विषय पर क्या राय है? वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। जय नेपाल राष्ट्र, वंदे मातरम।